हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, आप लोग कैसे हो? होपफुली कि आप लोग बहुत अच्छे होकर और आप लोग की घर में पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे 2 टॉपिक ख़त्म हुए थे, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेशन आपका ये चलने वाला है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब किस प्रोसेस के बाद ये स्टार्ट होता है और इसमें क्या होता है, और आपके न्यूट्रिशन के जैसे ही क्या ऑल लिविंग प्रोसेस में ही होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोसेस जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स में इंक्लूडिंग इन एनिमल्स में, उसी तरह आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, तो आपके जितने भी सिस्टम हैं, आपके जो होलोजोइक हैं, फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगी कि जो होलोजोइक आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसमें यही था आपका कि इंटरनल डाइजेशन कंप्लीट होता है, राइट। तो जिसमें आपका इंटरनल डाइजेशन कंप्लीट होगा उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जितने ह्यूमन सिस्टम्स होंगे वो भी कंप्लीट होंगे, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। भाई मल्टी सेल्स हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही है, यूनिसेलुलर भी लिविंग है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके ये सारे सिस्टम्स डन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ आपके कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। कि न्यूट्रिशन के दौरान जब हमने कुछ खाया था, आपने जब न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो जब हमने कुछ खाया और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हुआ उस फूड का जो हमने कंज्यूम किया था, कंज्यूम किया, डाइजेशन हुआ और आपका उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जब आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया गया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में मिक्स्ड हो गया, है ना, मिक्स्ड हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब ब्लड में मिक्स हो गया तो हमें एनर्जी मिल गई? क्या हमारे पास उस फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमने यूटिलाइज कर लिया? ऐसा नहीं है। हम न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्ट हुआ आपका वो तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए, जब तक वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट ना जाए। वो ब्रेकडाउन होगा जब आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके ग्लूकोज भी आपका टूट सकता है और वहाँ पे आपका प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आपके यहाँ जहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, इस ग्लूकोज की जगह आपका प्रोटीन भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। ठीक है, आपके विटामिन भी हो सकता है, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। और जो ये आपके न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होंगे तो क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी। जब ब्रेकडाउन होगा क्या चीज़, ग्लूकोज या आपके न्यूट्रिएंट्स, तो एनर्जी रिलीज़ होगी और तभी आपके जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए थे तभी हमको क्या मिल पाएंगे, एनर्जी हमारी बॉडी को मिल पाएगी। तो यानी कि सिर्फ खा के पचाना ही काम नहीं होता है, जब तक उस पचाए हुए यानी डाइजेस्ट किए हुए न्यूट्रिएंट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में होकर के जाते हैं और ऑक्सीजन की हेल्प से उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक डाउन होता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, आपने कभी एक मान लीजिए कि जैसे इसमें से कुछ अभी ऐसे बॉयज़ होंगे, क्योंकि आपके हाई स्कूल का है, तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ही थोड़ा सा झगड़ालू नेचर के होंगे। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप झगड़ा करते हैं, हो सकता है किसी ने किसी को मार दिया हो, गाल में एक तड़ाक से रख दिया हो, तो उस जगह पे, या फिर कभी आपने शैतानी की हो, आपकी मम्मी ने ही आपको डांट दिया हो या गाल पे मार दिया हो, मान लीजिए गाल पे एक तड़ाक से लग गया स्लैप,
तो जब आपको थप्पड़ लगता है तो क्या आपने कभी ये फील किया कि उस प्लेस पर आपका जो जहाँ पर थप्पड़ लगता है वो आपका स्पेस आपका गर्म हो जाता है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहाँ पर आपका थप्पड़ लगता है और स्पेस गर्म हो जाता है, वहाँ पर ग्लूकोज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में टूटते हैं। और जब जितना ब्रेकडाउन आपका ग्लूकोज़ का होगा, ये जो आपका है, जितने भी आपके अमाउंट में सबसे ज़्यादा होगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज़्ड होगी। और जब एनर्जी रिलीज़्ड होगी तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। यानी कि जब एनर्जी निकलती है तभी तो आपका जो बॉडी होती है क्या होती है? गर्म हो जाती है ना। और जब ऐसा होता है तो उस जगह आपका जो पार्ट है, वो भाग है बॉडी का, वो सेफ होता है। ग्लूकोज कहता है कि मैं हूँ टूटने के लिए, आप मार खाते रहो, वो स्पेस आपका सेफ रहेगा जब तक आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा कर के लड़ाई झगड़ा करने लगो कि नहीं हमारी बॉडी में तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज कभी होगा जब आप अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से बैलेंस डाइट को कंज्यूम करोगे और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। और जब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा तभी तो ब्रेक डाउन हो पाएगा अच्छे से। ऐसा थोड़ी ना है कि आप फास्ट फूड खा लिया और कुछ भी उल्टा सीधा खा कर गए लड़ने लग गए, है ना। तो जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, और एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप वर्ड न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में आपके बेसिकली तो ग्लूकोज है यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे आप प्रोटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। तो होपफुली कि ये आपको जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर ले रहे हैं कि रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन, कि जो हमारी बॉडी है वो ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं आया क्या कि हमने ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, आउटसाइड करना ऑफ द बॉडी, वो रेस्पायरेशन होता है। कहीं आया आपका? नहीं आया। अब ये सोच रहे होंगे कि जब ये रेस्पायरेशन नहीं है तो ये एक्चुअली में है क्या जो हम जानते हैं और हम जो डेली करते हैं हर एक सेकंड, वो आगे आपको पता चलेगा वो एक्चुअली आपका है क्या, ठीक है। तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म process where energy molecules is released while carbon dioxide and water are produced। आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक को मैंने, इस लाइन को यानी कि इस पॉइंट को समझाने के लिए एक मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये पॉइंट ये दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस लाइन को आपको क्लियर करनी है मेरे को, कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो आपकी कैटाबॉलिज्म है वो है आपका रेस्पिरेशन, है ना। क्यों? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? टू ब्रेक डाउन ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यही तो हमारी रेस्पिरेशन की डिफिनीशन थी। देखिए, टू ब्रेक डाउन ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यही चीज़ मैंने अभी ऊपर पढ़ी कि टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी मैंने कहा ग्लूकोज के जगह पे आप न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं, कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ब्रेक डाउन करना होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस रेस्पिरेशन में हमारी डन होती है, ठीक है। और एनाबॉलिज्म आपकी सेकेंड आती है। एनाबॉलिज्म में क्या करती है? टू मेक अ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बनाने का काम होता है, इसमें तोड़ने का काम होता है। इसमें बनाने का, इसमें तोड़ने का। तो बनाना और तोड़ना का जो प्रोसेस है वो एक ही वर्ड में अगर हम बोले तो उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्योंकि रेस्पिरेशन आपका, रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरीके की? ये कैटाबॉलिज्म। तो इसलिए जो आपकी रेस्पिरेशन है वो देखिए इसमें क्या लिखा होता है, एक लाइन टॉपिक, कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि ये मेटाबॉलिज्म की पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का ये पार्ट है। देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझते जाइए लाइन, वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल इज
रिलीज्ड। अब एनर्जी मॉलिक्यूल तभी रिलीज होगी ना जब ब्रेक डाउन होगा न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो प्रोसेस है उसमें ही क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म यानी कि रेस्पिरेशन, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। और जब ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप जैसे जैसे ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, आपकी बॉडी से बाहर जाती रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनली पीपल ऑलवेज थिंकिंग दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर सेम थिंग्स बट एक्चुअली दे आर नॉट। इसी की मैं बात कर रही थी कि आप जिस पॉइंट को जानते हैं कि ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी करना, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। और एनर्जी मॉलिक्यूल्स या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होना, उसे क्या कह लेते हैं, रेस्पिरेशन। ये दो डिफरेंस जो मेन हैं आपके, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रीदिंग। समझ गए। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि कॉमनली पीपल ऑलवेज थिंकिंग दैट ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन बोथ आर सेम थिंग्स। जी नहीं, ये बोथ सेम थिंग्स नहीं होती है, टोटली आर डिफरेंट। क्योंकि रेस्पिरेशन में आपके ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रीदिंग में आप गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। ये आपका पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे का सांस लेने और सांस छोड़ने की ही प्रोसेस को रेस्पिरेशन समझते रहे होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा और उसको समझिएगा और याद रखिएगा मेनली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली कॉमनली तो यही लोग जानते हैं, तो लेकिन आप क्यों, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आप इसमें डिफरेंसेस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीदिंग, दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी मैंने बताया कि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। दिस इज़ अ फिजिकल, कि हमारी बॉडी के थ्रू हो रहा है और इसमें गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है। ब्रीदिंग इज कॉन्स्टेंट प्रोसेस वेयर यू ब्रीथ इन एंड आउट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ऑफ द डे। ब्रीदिंग प्रोसेस कांस्टेंट होती है, मतलब कि ये आपके पूरे दिन चलती रहती है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, थ्रू आउट चलती रहती है, थ्रू आउट ऑफ द डे। और इसको आपको समय के लिए रोक भी सकते हो, ऐसा भी नहीं है, आप रोकते भी हो, कभी कभी ट्राई भी करते हो, है ना। कुछ आप हो सकता है कि योग भी करते होगे तो रोकते हो फिर छोड़ते हो, या कभी कभी आप स्विमिंग में जाते हो पानी में कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हो, सॉरी ऑक्सीजन को टेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बनाया है आपको सिर्फ रेस्पिरेशन को समझाने के लिए। इसमें कोई डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो प्रोसेस मैं समझाना चाहती हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे, इसे रिब केज कहते हैं। रिब केज जो आपकी हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है, बोन्स का, ओके, उसे ही रिब केज कहते हैं। एंड ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं लंग्स। हाँ, तो आपको रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस में जो भी कन्फ्यूज़न रही होगी कि ब्रीदिंग क्या होती है एंड रेस्पिरेशन क्या होती है, वो प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि आपका ये एक लाइन देखिए लिखी हुई है कि इट इज़ प्रोसेस टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर करना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट करना बॉडी से, तो उसे ही ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम देख रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाया है जो कि आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस को समझाने के लिए कि ब्रीदिंग प्रोसेस जब होती है तो आपके 3 ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो उसकी पोजीशन में क्या चेंज आता है
और उनके जो आपके साइज़ हैं या उनकी एक्चुअल पोजीशन उसमें कुछ में बदलाव आते हैं कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ लीफ फॉर्म में, ये एक्चुअली लीफ नहीं है, ये रिब केज है जो बोन से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा लंग्स, जिसमें ऑक्सीजन प्रोसेस क्या हो रही है, इन हो रही है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन प्रोसेस इन हो रही है। अब जब आपका ब्रीदिंग प्रोसेस का डेफिनेशन आपने क्लियर किया कि आपकी गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। तो जब ऑक्सीजन आपकी लंग्स में आती है तो ये जो आपको रिब केज दिख रहा है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे आप किसी अपने बलून में जब कोई भी गैस भरते हो तो बलून क्या हो जाती है, साइज अपना बड़ा हो जाता है। इसी तरह आपका जब लंग्स का साइज़ बड़ा होता है और हम मान लीजिए कि बलून के ऊपर या बलून को किसी पिंजड़े में रखे हों या किसी कवर के अंदर रखे हों, जब हम मान लीजिए एक बलून है सपोज़ करिए, ठीक है, उसमें गैस अभी कुछ नहीं है, लेकिन उस बलून को हमने क्या किया है, एक कवर के अंदर किसी डिब्बे के अंदर करके रखा है या कोई इसका पिंजड़ा मान लीजिए कुछ है। तो जब हम उस बलून के अंदर क्या करेंगे, उस बलून के अंदर जब हम गैस को यानी कि हम हवा भरेंगे, उसके अंदर एयर पास करेंगे, एयर डालेंगे, तो वो बलून क्या होगा, फूलने लग जाएगा, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ना। और इस जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो जिस पिंजड़े में हो उस पिंजड़े को क्या करेगा, थोड़ा-सा उसको पुश करेगा। वो उसकी जो एक्चुअल मतलब जो रिलैक्सेशन पोजीशन में था वो पिंजड़ा, वो केज, वो क्या करेगा, वो थोड़ा-सा टाइट होता जाएगा, यानी कि वो अपनी पोजीशन से हटता हुआ जाएगा ना। जस्ट लाइक आपका लंग्स में होता है। जब लंग्स में आपकी ऑक्सीजन इन होती है ब्रीदिंग प्रोसेस के समय, तो लंग्स क्या करता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ये जो रिब केज है ये क्या करेगी, लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लंग्स के ऊपर भी पूरा रिब केज क्या है, ऐसे रहता है ना, ऐसे पूरा रहता है। तो जब ये लंग्स फूलेगा तो ऑक्सीजन आपकी जो रिब केज है वो फूलने लगेगी। और तीसरा पार्ट आपको मैं रह गई वो बताना, ये पार्ट भी जो आपको दिख रहा है ये डायाफ्राम होता है, लंग्स के नीचे पोर्शन में रहता है, डाउन पोर्शन में रहता है। और जब आपका लंग्स ऐसे फूलता है तो इस पर भी प्रेशर आता है और ये बिकम हो जाता है फ्लैट। ऐसे नॉर्मल जो इसका शेप है वो है डोम शेप्ड का, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम, लंग्स एंड रिब केज एंड डायाफ्राम, ये आपके क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस में 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो आपका ये डायाफ्राम था ये क्या हो गया, ये देखिए फ्लैट शेप का हो गया ना, इसमें भी ऑक्सीजन इन कर रही है ना। तो आपका जो ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। जब तक इसमें ऑक्सीजन भर, यानी कि जब आप देखिए, आप अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो खुद करके देखिए कि जब आप सांस को ले रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन इन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। उसमें जो हमारे लंग्स में है उसमें ऑक्सीजन फिल हो जाती है, ओके। तो और जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं वैसे हम रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाते हैं, एक्चुअल पोजीशन में हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रफली देखिए दिख रहा होगा कि इसमें जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आउट होती है, इन नहीं होती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आउट होती है तो ये देखिए आपको डायाफ्राम ऐसे दिख रहा होगा, ये डोम शेप का फिर से हो गया है ना, रफली है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है। अच्छा क्या बना है, बनाया नहीं मैंने, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस सिर्फ प्रोसेस समझिए, मैं प्रोसेस क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, रिब केज अपनी पोजीशन में आ गया जिस शेप में था। अगर हम देखें गुब्बारे से जो हमने हवा भरी थी उसको हम निकाल देंगे तो जो हमारा जिस पिंजड़े में बलून था वो क्या हो जाएगा भाई, रिब केज क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा ना। तो ऐसे ही मान के चलिए। तो ये हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस था जो मैंने इस तरह से समझाया आपको, ठीक है। देखिए इसमें आए लाइन में लिखा भी है कि व्हेन ऑक्सीजन कम इन लंग्स देन डायाफ्राम बिकम फ्लैट। जब आपकी ऑक्सीजन लंग्स में आती है तो हमारा जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा,
फ्लैट हो जाएगा। एंड व्हेन CO2 कम्स आउट डायाफ्राम बिकम एक्चुअल इन शेप। तो डायाफ्राम हमारा एक्चुअल इन शेप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस जो अभी हमने 2 टॉपिक को पढ़ा, इन टॉपिक को कंफर्मेशन देने के लिए अपने दिमाग को कि हमें क्या चीज़ समझ में आया इसमें और क्या रह गया है, उसके लिए हमें ये डिफ्रेंशिएशन हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमें ये दोनों ही डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूज़न वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंस में। ब्रीदिंग प्रोसेस, अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी कि दिस इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल प्रोसेस क्यों कही गई, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो आपके थे, आपके प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं, उनमें ब्रेकडाउन होते हैं। कैटालिस्ट बताते हैं, कैटालिज्म बोला ना मैंने, तो कैटालिज्म क्या होते हैं, उसमें ब्रेकडाउन होते हैं। और आपने सुना भी होगा कैटालिस्ट क्या होते हैं, हमारे रिएक्शंस के ऊपर भी वर्क करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन के लिए वो क्या करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं ना। तो ब्रेकडाउन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, तो वो काम किसका होता है, रिस्पिरेशन प्रोसेस का। और जो ये रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक प्रकार की क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें 2 टाइप्स के 2 स्टेप्स हैं, देखिए, एक है वेंटिलेशन और दूसरा है गैस एक्सचेंज। वेंटिलेशन आपने वर्ड सुना होगा कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन आती है और जाती है, उस मूवमेंट को, यानी कि ऑक्सीजन का ऊपर से ऊपर से अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर से ऊपर जाना, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज तो आप वर्ड से ही क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन का इन करना, एब्जॉर्ब करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, यही गैस एक्सचेंज हुआ। और ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लीजिए हैं, रेस्पिरेशन में देख लेते हैं कि दिस इन्वॉल्व वन प्रोसेस। इसमें एक ही प्रकार की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है। वो क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ब्लड। और ये क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और जो ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्शन दिस इज वॉलंटरी, वी कैन टेक डीप एंड शैलो फॉर फास्ट एंड स्लो ब्रीथ। मतलब ब्रीदिंग जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। जैसे हमको, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हमारा वो चेकअप करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, तो क्या कहते हैं कि सांस लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए सांस, ऐसा कहते हैं। आप कभी गए होंगे अगर, तो ये आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, है ना। जब कभी आप दौड़ते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग रेट है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। आप सोते हैं जब रात में जब आप सोते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस वो स्लो हो जाती है, वो आपकी स्लो हो जाती है, आपको महसूस नहीं होता होगा, लेकिन ब्रीदिंग रेट रात के समय घट जाती है। ठीक है, और आप जब दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यानी कि ये क्या है, वॉलंटरी है ना। वी कैन टेक डीप भी कर सकते हैं, हल्के से कर सकते हैं, बहुत फास्ट भी हो सकता है, और ये स्लो भी हो सकता है। तो ये जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कई तरीके से हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो, आप इसे रोक भी सकते हैं। पहले बताया मैंने कि ब्रीद क्या करना है, आपको सेकंड के लिए क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो इसीलिए इसको वॉलंटरी कहा गया है। ठीक है, जो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एंड जो रेस्पिरेशन में है, दिस इज इनवॉलंटरी, इट कैन नॉट बी कंट्रोल लाइक
ब्रीदिंग। इसको ब्रीदिंग की प्रोसेस की तरह हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने फूड खाया है, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं ब्लड में, तो ब्लड में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे, ब्रेक डाउन ज़रूर होंगे। और ब्रेक डाउन अगर नहीं हुए तो आपको एनर्जी नहीं मिल सकेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ नॉट एन एक्टिव प्रोसेस एंड देयर इज़ नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस। ये आपकी कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है कि कभी कहीं भी एक्टिव हो जाती है, ये हमेशा आपके रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, एंड देयर इज़ नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। पहले भी जब बताया आपको कि मेटाबॉलिक क्यों है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपके दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म टाइप का जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। इसलिए रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म को बताया गया है कि मेटाबॉलिक टाइप का प्रोसेस है ये, that involve the conversion of chemical energy into other forms of energy। जब आपके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है तो आपकी केमिकल एनर्जी होती है और जो हमें एनर्जी मिलती है वो अलग टाइप ऑफ की, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको जो ये पूरा आपका वीडियो था और जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच। आगे जो वीडियो बनेगी आपकी मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होगा, फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। तो आपको अगर वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको समझिए, और जो मैं नोट्स ये दे रही हूँ अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो मैं खुद से लिख रही हूँ कि आपके लिए हर एक पॉइंट बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।